Friends, myself your botany mentor Dr. Mukesh Kumar. So today we will start reproduction in bacteria. Reproduction in bacteria is very important and interesting also. Why? Whenever you use the term reproduction, you get two important mechanisms to fulfill this term reproduction. How? जब भी आप रिप्रोडक्शन की बात करते हो, दो बातें आपके दिमाग में आती है. एक, गैमीट का फॉर्मेशन होना, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, और दूसरी बात आती है इस गैमीट्स का सक्सेसफुल फ्यूजन होना, एंड दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फिर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनती है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होती है, प्लांट्स या एनिमल का फॉर्मेशन होता है. लेकिन ये तो उसके लिए जहां पे हायर प्लांट्स या एनिमल्स की बात हो रही है, और यहां वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वाइड बैक्टीरिया, सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स है. तो यहां पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होना, यहां पे हायर प्लांट्स की तरह गैमेटिक फ्यूजन नहीं होएगा. तो फिर रिप्रोडक्शन का है के लिए, वाई यू आर यूजिंग द टर्म रिप्रोडक्शन. इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि रिप्रोडक्शन से ज्यादा अच्छा है टर्मिनोलॉजी हम ये यूज करें कि यहां भी गैमेट्स की जगह पे जेनेटिक लेवल पर लोगों ने ऐसा चेक करा है कि भाई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है. एक बैक्टीरियम का जो जीन है दूसरे बैक्टीरियम में जाता है और वहां पे रिकॉम्बिनेशन करके मैकेनिज्म को एग्जीक्यूट करता है. तो लोगों ने कहा दिस इज नॉट द रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेटर टू से रैदर. यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टर्म बोलेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, आप उसके लिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलो. वैसे जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, जहां पे गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और यदि हो गया तो गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा. ये भी एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. तो 12th क्लास में जब हम जाएंगे तो पूरा डिटेल चैप्टर ही पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग्स, वहां भी पढ़ना है. तो यहां पे क्या जानना है आपको कि भाई बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है. आइए पहले मैं एनसीईआरटी की बातों को समझाऊं. एनसीईआरटी ने मात्र 3 पॉइंट्स कहा है. तो पहले रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया देखते हैं एट द रेट ऑफ एनसीईआरटी. क्या बोला एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने कहा एट द रेट ऑफ एनसीईआरटी, उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस by fission under favorable condition. पहली बात कि भाई बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो कैसे कर रहा है? फिजन के द्वारा. ये बाइनरी फिजन की बात हो रही है, राइट. और ये कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन होगी. दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन they reproduce by spores, राइट. तो दो बातें आ गई, राइट. तीसरी पॉइंट भी हम देख ही लेते हैं. इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by
adopting bacterial DNA from one to another bacterial cell। अब आइए समझते, तीन बातें कही गई यहां पे कि भाई किस तरीके से यहां पे इन्होंने पहला काम क्या किया, कि भाई पहला काम इन्होंने ये किया कि फेवरेबल कंडीशन की बात करी, राइट, सी फेवरेबल कंडीशन, दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन। माइंड वेल, तो फेवरेबल कंडीशन में कहा कि यहाँ पे फ्यूजन के द्वारा बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन होगी, इसको डिटेल पढ़ेंगे क्या है ये। दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन में उन्होंने कहा कि स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होगी। तो एक तरह से ये दोनों ही ये माना गया, ये दोनों एक प्रकार का क्या है, ये असेक्सुअल मोड है ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर, रिप्रोडक्शन। क्लियर? नाउ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट अकर्स बाय एडॉप्टिंग, ट्रांसफर करेंगे, एडॉप्टिंग, एक और पॉइंट ऐड कर लूं, ट्रांसफर ऑफ प्रिमिटिव डीएनए, राइट, है ना, यहां डीएनए तो वैसे लिख दिया था मैंने, फिर भी है ना, प्रिमिटिव डीएनए फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरियल सेल, फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरियल सेल। अब यहां समझिए क्या कहा गया, यहां पे एक बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं डीएनए, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे बैक्टीरियम में। दिस इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो मोड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो मोड आप बोल रहे हो, दिस इज कॉल्ड क्या, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये मैंने आपको जो लाइन बताई, ये सभी लाइंस याद भी कर लेना है आपने, और ये इतना जानने से कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी ने बेशक इतना लिख दिया है, बट वो उन्होंने इसलिए लिखा इस चीज को ताकि इन चीजों को आपको एक्सप्लेन किया जा सके। बट इतना से आपका काम नहीं होना, एग्जाम में इससे बिल्कुल काम नहीं बनेगा, डिटेल जानना होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन भी डिटेल्स आए हुए हैं, तो आइए समझते हैं वन बाय वन। पहले तो आप ये समझ लो कि भाई रिप्रोडक्शन जो होंगे वो दो तरह के हो गए। मैंने इसमें भी ऐसा डिस्टिंक्शन किया ताकि आपको इजीली याद हो जाए। क्या है भाई, तो पहला ये हो गया रिप्रोडक्शन कि भाई ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। उसके अंदर दो बातें हो गई कि फेवरेबल कंडीशन में ये फ्यूजन करेगा। फ्यूजन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं इसमें एक बताऊंगा जो एग्जाम में प्राय क्वेश्चन आता है, वो बाइनरी फ्यूजन डिटेल पढ़ेंगे आपको। नाउ इसी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, उसकी भी चर्चा होगी। नाउ दूसरा आता है क्या भाई, वो आता है अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। ये स्पोर बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर जो प्राय एग्जाम में आया है और आता है और आएगा, वो है क्या, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। तो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। कैसे होता है, क्या है एंडोस्पोर, क्या ये एक एंडोस्पोर से फिर बाद में जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी तो क्या एक ही बैक्टीरिया बनेगा या एक से ज्यादा बैक्टीरिया बनेगा, इन सारी चीजों को फिर से हम विचार करेंगे। और तीसरी बात हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहां ये बोला जा रहा है कि एक बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसका कुछ प्रिमिटिव फॉर्म ट्रांसफर होएगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियम में। और इनफैक्ट ये बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है, इसको यदि सही से देखा जाए तो एनसीईआरटी ने बात करी है कंजुगेशन की।
कंजुगेशन। डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है एनसीईआरटी तो याद हो गया, एनसीईआरटी याद हो गया क्या कि भाई एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्शन में 3 ही बातें कही। पहला, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन, दैट्स ऑल। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन, तो कौन सा स्पोर होएगा, इट इज इंडोस्पोर होगा, दैट्स ऑल। तीसरी बात कही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो क्या होना है, तो एनसीईआरटी ने कंजुगेशन की चर्चा करी। कंजुगेशन का सिंपल मतलब ये है कि भाई जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसका प्रिमिटिव फॉर्म एक बैक्टीरिया से जो डोनर कहलाएगा दूसरे बैक्टीरिया में जो रेसिपिएंट कहलाएगा वहां ट्रांसफर होता है, वहां जाके वो बहुत तरह की चीजों को चेंज कर सकता है, एंड दिस इज बाय द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर टर्मिनोलॉजी यूज किया गया, क्या, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, राइट, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से जो एनसीईआरटी की लाइन है आई थिंक सबको याद हो गया, आई एम राइट, याद हो गया। 3 पॉइंट्स with respect to NCERT: favorable condition, binary fission; unfavorable condition, spore formation, that is endospore; sexual reproduction, conjugation, means transfer of primitive form of DNA from one bacterium donor to recipient. NCERT finish, right? लेकिन अब आइए इसको डिटेल समझे, रिप्रोडक्शन में क्या कहा गया। अब इस डिटेल समझने के लिए एक क्या हेडिंग्स होने चाहिए, आप इसको समझे, इसी से ले रहा हूं मैं। आप ये समझे कि जब बात होगी रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की तो आपको समझना है कि यहां 2 मेथड्स होंगे। एक मेथड, इसी को समराइज कर रहा हूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा, राइट, और इसमें हम 2 पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा बाइनरी फिजन, और दूसरा हो जाएगा वो होगा इंडो स्पोर फॉर्मेशन, राइट। तो इस तरीके से 2 हो गए, किसमें, असेक्सुअल में। आइए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल में क्या हो सकता है, जिसको मैंने कहा ये क्या है, ये एक प्रकार का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या आएगी बातें, उसको समझने की जरूरत है ना। कम से यहां पे क्या होगा जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप देखेंगे यहां पे 3 टर्मिनोलॉजी आएगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दूसरा ट्रांसडक्शन होता है, और तीसरा कंजुगेशन होता है, राइट। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने बताया था कि बेटर टर्मिनोलॉजी हम क्या यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। राइट, सो वी हैव टू स्टडी, फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, सेकेंड वन इज स्पोर में आ जाएगा हमारा क्या, यस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। ये 5 मेथड पढ़ने के बाद बिल्कुल आप कंफर्म हो जाएंगे कि रिप्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन आया बैक्टीरिया में, यू आर वेल कॉन्फिडेंट, राइट। तो आइए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने देखा, मैंने जो लिखा है उसमें आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, राइट। बाय नेम इट इज वेरी मच क्लियर कि ये बाई मीन्स 2 है। एक बैक्टीरियम है जो फेवरेबल कंडीशन में डिवीजन करेगा और 2 बैक्टीरिया का निर्माण करेगा। सो व्हाट इज दिस, क्या बोलेंगे आप, दिस इज प्रोडक्शन ऑफ 2 similar
सिमिलर बैक्टीरिया फ्रॉम वन बैक्टीरियम अंडर, जैसा वहां भी देखा था, बात हुई थी फेवरेबल कंडीशन में। क्या मतलब है फेवरेबल कंडीशन का? फेवरेबल कंडीशन का मतलब ये है कि भाई जो जो हमें चाहिए, क्या चाहिए भाई? हाँ, हमें चाहिए का मतलब क्या सेंस है? हमें चाहिए का मतलब ये कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भोजन। हाँ, भोजन चाहिए। सपोज करो आप जिस जगह पे रहते हो उसी जगह पे आपने पढ़ाई कर ली, उसी जगह पे आपको अच्छी नौकरी मिल गई, तो क्या करोगे? आप बाहर जाओगे? नहीं जाओगे। क्या जरूरत है जाने की? अब देखो, जहाँ पे अच्छी जो मेट्रोपॉलिटन जगह है, सिटीज़ है हमारे यहाँ, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, मद्रास चेन्नई हो गया, मुंबई कोलकाता हो गया, तो क्या देखा आपने? इन चार जो जगह हैं हमारे, इसमें वहाँ पे जो जन्मे लोग होते हैं वो कहाँ कहीं जाते हैं? वहीं रह जाए, वहीं अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फेवरेबल कंडीशन है, इसका मतलब जिस हैबिटेट में हम रह रहे हैं वहाँ पे रहने की सारी अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, कंडीशन ऐसा होना चाहिए ताकि हमारा ग्रोथ अच्छा होगा। जब ग्रोथ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली रिप्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब हुआ सपोर्टिंग कंडीशन, जो सराउंडिंग्स है वो न्यूट्रिशन के लेवल पे, क्लाइमेटिक कंडीशन के लेवल पे, सर्वाइवल के पैरामीटर पे उसको सपोर्टिव है, पूरा सपोर्ट कर रहा है, मीन्स ये फेवरेबल कंडीशन हो गया, राइट? तो ये हुआ। तो अब ये बात की याद करो, आपने ये देखा कि भाई रिप्रोडक्शन जो होता है एक सेल के ऑर्गेनिज्म में, वो ग्रोथ के लिए सिनोनिम्स होता है। इसीलिए जो बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन है ये ग्रोथ भी माना जाता है, क्योंकि एक सेल के ऑर्गेनिज्म में यदि सेल का नंबर बढ़ रहा है तो वह एक प्रकार का रिप्रोडक्शन भी है और वो एक प्रकार का ग्रोथ भी है। क्योंकि ग्रोथ के लिए पैरामीटर होती है इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास, दोनों होती है। तो यहाँ इंक्रीज इन नंबर तो हो गया, तो इट इज ऑल्सो ग्रोथ, और एक से दो बना रहे हैं, दिस इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन। इसीलिए यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को एक ही मेथड माना जाता है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, राइट? अब आइए बात करते हैं कि भाई एक सेल से दो ही तो हुआ, यही तो हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हुआ है क्या? इसमें हुआ है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, राइट? अब कहोगे सर सेल डिवीजन में कौन हुआ है, माइटोसिस या मियोसिस? ना तो माइटोसिस ना तो मियोसिस, लेकिन आप बोल सकते हो माइटोसिस के जैसा एक डिवीजन है जहां पे कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का जो विभाजन है, वो दोनों साइमल्टेनियस होता है, जिसको रॉबर्ट रमक ने बताया था, और उस सेल डिवीजन का नाम है अमाइटोसिस। तो यहाँ पे क्या होगा आप देखेंगे, जो मोड ऑफ सेल डिवीजन है वो है एमाइटोसिस। और ये जो एमाइटोसिस है, इसके बारे में पहला ये हुआ कि यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस को, साइटोकाइनेसिस, कैरियोन में होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का काइनेसिस मतलब विभाजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस विभाजन। तो ये न्यूक्लियस का विभाजन, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन। मैंने क्या बोला? साइमल्टेनियस हो रहा है, तो अकर साइमल्टेनियसली, राइट? यही कारण है कि इसके कारण ये डंबल शेप का बन जाता है, डमरू के आकार का। क्वेश्चन भी आता है डंबल शेप सेल डिवीजन कहाँ पाया जाता है? यस, अमाइटोसिस में पाया जाता है, राइट? नाउ दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, ये तो मैंने डिफाइन करा कि अमाइटोसिस क्या है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो अमाइटोसिस है, अमाइटोसिस इज फास्टर देन
माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस के रिस्पेक्ट में जो अमाइटोसिस है वो बहुत तेजी से होगा। इसीलिए देखते हो आप बैक्टीरिया दूध से जो दही बनाते हो, दही जोरन लगाते हो ना, लैक्टोबैसिलस डाल दिया, रात को रखे, सुबह है पूरा दूध दही बन गया। सोचो क्या फास्ट रेट ऑफ सेल डिवीजन है इनका, तो फास्टर है सेल डिवीजन, रेट ऑफ सेल डिवीजन। अब आइए, ये तो मैंने बताया कि भाई ये बाइनरी फ्यूजन क्या है। तो फेवरेबल कंडीशन में एक बैक्टीरियम दो बैक्टीरिया एक ही जैसा बना दे, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। तो ये एक सेल डिवीजन है। तो कैसा सेल डिवीजन है? माइटोसिस सेल डिवीजन है। क्या होता है इसमें? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन अकर साइमल्टेनियसली, पैरेलल चलेगा, एक साथ होएगा। और जो अमाइटोसिस है ये तेजी से होगा विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट? गुड। अब आइए देखें कि आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये सारे कार्य हो रहा है। और याद कीजिए आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि सेल डिवीजन में, सेल वॉल के फॉर्मेशन में मेजोसोम का भी रोल होता है। याद कीजिए आपने पढ़ा था, सेंट्रिक मेजोसोम हेल्प इन द बाइनरी फ्यूजन। कैसे होता है, आइए इसको मैकेनिज्म से हम समझते हैं। सो लेट्स सी अबाउट इट्स मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में आइए देखें। मैकेनिज्म बाइनरी फ्यूजन का क्या हुआ, ये देखिए, ये मैंने एक बैक्टीरियम लिया, राइट? इस बैक्टीरियम में आप ध्यान दें क्या हुआ, ये बाहर का सेल वॉल लिया तो ये सेल मेम्ब्रेन है, राइट? और इसी के अंदर ये मेजोसोम्स है और यहाँ पे इसके न्यूक्लियोइड्स हो गए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। तो ये हुआ। अब क्या होगा, अब आप देखोगे मैंने बताया था कि दोनों एक साथ होगा, कैरियो और साइटोकाइनेसिस, दोनों का डिवीजन एक साथ। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कौन है? न्यूक्लियस तो है नहीं, उसके जगह प्रिमिटिव न्यूक्लियस है एंड दिस इज न्यूक्लियोइड, राइट? और यहाँ पे जो आप लिक्विड देख रहे हो, ये जो सभी लिक्विड्स हैं, दिस आर साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस की टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वो इसलिए हुई है ताकि ये बताएगा कि कैसे न्यूक्लियोइड डिवाइड कर रहा है। और साइटोकाइनेसिस का मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है पूरा कॉमन, ये कैसे बीचों बीच डिवाइड हो सकता है। क्या देखा गया? सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आप देखो, ये बैक्टीरियल सेल वॉल है और इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन था उसके अंदर सेंट्रीपिटल मैनर में, ये देखो, ये ऐसे आपको दिखाई देगा, एक अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हो रहा है, इनफोल्डिंग्स हो रही है, किसकी? मेजोसोम की। उसके पहले देखा जाता है कि ये जो आप मेजोसोम देख रहे हो, है ना, मेजोसोम, ये मेजोसोम पहले फॉर्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ एक मेजोसोम बन गया, ये न्यू है और ये ओल्ड है, ये पुराना वाला मेजोसोम्स है, राइट? और इससे आप देखेंगे ये इस तरह से डिवीजन करता हुआ एक से डुप्लीकेट कर लिया इसने और न्यूक्लियोइड इस तरह से कंटेंट उसका बढ़ गया। और ये देखो न्यू, मान लो ये ओल्ड था तो ये न्यू मेजोसोम हो गया, राइट? ये क्या होगा, ये ओल्ड मेजोसोम है, पुराना वाला कॉपी, राइट? ये क्या हुआ, ये देख रहे हो, ये सेंट्रिक है ना, सेंट्रिक, जो सेंट्रीपिटल मैनर में सेंट्रीपिटल वॉल का फॉर्मेशन करने जा रहा है, सेल के बीच में एक सेप्टा बनाने जा रहा है। और फाइनली क्या होगा, फाइनली आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो सेल है, ये पूरा का पूरा सेल आप देखेंगे इस तरीके से क्या होगा, दो पार्टीशंस में बदल जाएंगे।
ये बिल्कुल इन्वेजिनेट होके अंदर तरफ हो जाएगा, लाइक दिस, राइट, अंदर आ गया। यहाँ पे इसके अपने मेजोसोम्स हो गए, ये न्यूक्लियोइड इसका यहाँ है, ये न्यूक्लियोइड इसका यहाँ है, एंड फाइनली अब यहाँ से बीचों बीच ये सेपरेट हो जाएंगे, एंड यू विल फाइंड one bacterium this one, another bacterium this one. Okay, so again there will be mesosome associated to nucleoid like this. And since this is a cell wall, so this cell wall is being surrounded by क्या cell membrane is surrounded by cell wall, है ना। तो आप देखिए किस तरीके से ये फॉर्मेशन हो गया। So what you are finding? You are finding here two daughter cells. Two daughter, better to say similar, identical daughter cells बन गए, and these are nothing. ये क्या है daughter cell? किसके लिए बोल रहे हैं? ये बैक्टीरिया के लिए बोल रहे हैं। So what you are finding? कि production of two similar or identical bacteria, that is the daughter cells, from one bacterium under favorable condition is called binary fission. Mechanism involved, yes, cell division mode or mitosis type, where karyokinesis and cytokinesis occurs simultaneously, and the rate of cell division is faster than mitosis and meiosis. बिल्कुल मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको। एग्जाम में ये बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आइए समझते हैं इसके अंदर। एक तो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाई, अब इस मैकेनिज्म में दो तीन बातें को और समझते हैं कब, जो एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए हमें। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, जो मैंने पिछली क्लास में आपको सुनाया था। दिस इज कॉल्ड थीटा मॉडल और कैन्स मॉडल। क्या है ये समझते हैं। थीटा मॉडल एंड कैन्स मॉडल होता क्या है कि जो भाई हमारे पास जो डीएनए है वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है इसके पास डीएनए है, कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, क्या शो करता है, कंजर्वेटिव। याद कीजिए पिछले क्लास में बताया था मैंने आपको, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन करता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब जब ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कर रहा होता है, राइट ना, तो यहाँ पे ये जो होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल। पहली बात एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रेप्लिकेशन कैसा, रेप्लिकेशन का मतलब सिंपल, अरे इसको ऐसा समझो, ये एक डीएनए है, इस डीएनए से आपने क्या कर लिया, है ना, एक डीएनए है और इस डीएनए से आपने क्या कर लिया, सी, ये आपका डीएनए है, ये कॉपी इधर चली गई, इसको आपने अलग कर लिया, फिर एक नई कॉपी बना ली इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर एक नई कॉपी बना ली, तो ये एक पुराना डीएनए और इससे आपने दो डीएनए बना लिए, तो ये एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। एंजाइम में रेप्लिकेज बोलते हैं, राइट। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये पुराना स्ट्रैंड है और नया स्ट्रैंड है। ये सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब, आइए नटशेल में समझाऊं। ये पुराना वाला रेड है, मानो ये जो नई कॉपी बन रही है ये ब्लैक है, ब्लैक वाली न्यू कॉपी, रेड वाली ओल्ड कॉपी। यहाँ देखो आप, ये ब्लैक वाली न्यू कॉपी, रेड वाली ओल्ड कॉपी। तब क्या देख रहे हो, इस पूरे में कितनी कॉपी बनी, चार। चार में क्या हुआ, दो कैसा बना, ओल्ड, दो कैसा बना, न्यू। तो कितने परसेंट ओल्ड, 50%, कितने परसेंट न्यू, 50%। और जब 50% ओल्ड 50% न्यू हो, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं
सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर, बात समझ आ गई ना? तो वही मैं बोल रहा हूं, ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होएगा वो बाई डायरेक्शनल होगा, दो दिशाओं में चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके पास हैविंग सिंगल ओराई, सिंगल ओराई, ये समझिए आप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो बातें हो गई कि भाई जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, पहली बात। और दूसरी बात की उसके अंदर ओराई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है। जैसे आप यहाँ देखो, ये ओराई है, एक इधर बनने लगा और एक इधर बनने लगा, तो यहाँ एक ओराई हुआ, इसको बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको ओराई बोलते हैं। तो ये बोल रहा है ओराई कितनी है, एक है। तो आइए समझिए क्या बोलने का मतलब। कैन्स साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको खोज के बताया। तो क्या कहना चाहते थे कैन्स कि भाई ये थीटा मॉडल क्या है, अपने ही नाम पे उसका नाम रख दिया कैन्स, उनका अपना नाम था तो उन्होंने नाम रख दिया कैन्स मॉडल। लेकिन आइए समझे उन्होंने कहना क्या चाहा। सी देखो, ये है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, एक और एक, दो हो गया, राइट। तो ये व्हाट इज दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो सर्कुलर है। अब आपने ये कहा कि भाई इसके अंदर एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी, एक से दो कॉपी बनना वो एक जगह होएगा। तो मतलब क्या, आप ऐसे समझो, ये आपकी कॉपी थी और ये दूसरी कॉपी थी। तो बोल रहे हो आप यहां से रेप्लिकेशन शुरू हुआ, तो मान लो ये क्या है, यही है सिंगल ओराई, सिंगल ओराई, एक ही है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां से मैंने कहा नई कॉपी बनेगी, ब्लैक वाली मान लीजिए ओल्ड कॉपी है। यहां पर आप देखें तो एक जो है वो बाहर वाला जो डीएनए है उसके अंदर अंदर ये नई कॉपी बनती जाएगी और इस डायरेक्शन में जा रही है ऊपर की तरफ, जबकि एक जो है अंदर वाले के बाहर बनती जाएगी और ये जाएगी राइट। तो एक राइट में तो दूसरा लेफ्ट में, एक अप है तो दूसरा डाउन है। इसका मतलब कितने डायरेक्शन में काम हो रहा है, ये बाई डायरेक्शनल काम हो रहा है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो रही है वो कितने पॉइंट्स हैं, एक, एक। तो क्या बोला, सिंगल ओराई, कितने डायरेक्शन, दो, बाई डायरेक्शनल। और ये पुराना ये नया, ये पुराना ये नया, 50% पुराना 50% नया, मतलब ये कैसा मोड है, सेमी कंजर्वेटिव मोड है। सारी बात समझ में आ गई बहुत सिंपल तरीके से। और ये डीएनए है कैसा, डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब आइए, जब ये आगे बढ़ता है रेप्लिकेशन तो क्या होता है। जब ये रेप्लिकेशन आगे बढ़ता है तो आप देखेंगे एक अवस्था आएगी कि आपको ये ऐसा दिखाई देगा। आप देखेंगे नहीं, क्या दिखा जरा, अब ध्यान दो, ये जो ब्लैक बनाया ये ओल्ड कॉपी है, जो रेड से ले रहा हूं ये न्यू कॉपी है। आपको क्या लग रहा है, पूरा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे सर ने ऐसे बना के और ऐसे कर दिया हो। और ये क्या है, किसके जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको थीटा के जैसा दिख रहा है। क्योंकि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें डीएनए का जो अपीयरेंस है वो थीटा के जैसा दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या, थीटा मॉडल। अब समझ आ गया क्यों बोलते हैं थीटा मॉडल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिंगल ओराई है और रेप्लिकेशन का जो मोड है वो बाई डायरेक्शनल है। क्लियर। अब आइए, खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे, कैन, इसलिए उन्होंने अपने ही नाम पे क्या नाम रख दिया, कैन्स मॉडल। तो ये तो समझ में बात आ गई। रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट ये होएगा कि फाइनली आप देखेंगे जब ये पूरा सर्कल अपना पूरा कर लेगा तो आपको दो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो साफ साफ दिखाई देगा।
एक बैक्टीरिया में आप देखोगे कि अंदर की तरफ नई कॉपी बनी है डीएनए की, ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया, और एक में बाहर की तरफ बनी है और ये भी कैसा हो गया, डबल स्टैंडर्ड। तो क्या देखा आपने, ये जो रेड वाला है ये न्यू कॉपी है डीएनए की, जो ओल्ड है ये ब्लैक वन, दिस इज द ओल्ड कॉपी है डीएनए की। ये कितना है 2 आउट ऑफ 4, कितना परसेंट, 50%। ये भी कितने हो गए 2 आउट ऑफ 4, कितना परसेंट, 50%। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 50% रेप्लिकेशन कर रहा है, 100% नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ये जो मोड है इनका रेप्लिकेशन करने का, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर, बात समझ आ गया आपको। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कैंस मॉडल किसने दिया, कैंस ने दिया। कैंस मॉडल किससे रिलेटेड है, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया से रिलेटेड है। थीटा मॉडल किसने दिया, कैंस ने दिया। ये थीटा मॉडल, थीटा वर्ड क्यों आया, क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, और ये चूंकि सिंगल और आई से शुरू होता है, बाई डायरेक्शनल मूव करता है, इसलिए एक ऐसी अवस्था आएगी कि वो पूरा थीटा के जैसा अपीयर होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थीटा मॉडल, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा, ये जो मैकेनिज्म बताया मैंने आपको, ये जो फिगर है वो क्या है, दिस इज कैंस मॉडल, कैंस मॉडल, राइट। तो ये मैंने पहला नोट्स में आपको बताया कि भाई बैक्टीरिया के बाइनरी फ्यूजन की जो मैकेनिज्म है उसमें किस तरीके से कैंस मॉडल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। अब दूसरा ये आता है कि बोलते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो कभी मरता नहीं है, वो मरणशील नहीं है, वो मॉर्टल नहीं है हमारी तरह, बल्कि वो इमॉर्टल है। अब क्वेश्चन आता है, ये भी तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, इसका मतलब ये भी डेथ नहीं होगी, इसकी नेचुरल डेथ नहीं होगी। अब आप उसको किल कर दोगे तो मर जाएगा, आप एंटीबायोटिक खा के बैक्टीरिया को तो मारते ही हो, तो ऐसे मर जाएगा। लेकिन खुद बैक्टीरिया उसकी अपनी एजिंग नहीं है, वो डेड नहीं होता, वो अपने बॉडी को रिजनरेट कर लेता है न्यू बॉडी में। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, इमॉर्टल। आइए, तो दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज कि बैक्टीरिया जो है वो कैसा है, मॉर्टल है या इमॉर्टल है। तो बैक्टीरिया ही नहीं, आपको याद रखना है कि जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, सभी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, दीज आर इमॉर्टल। जबकि जो हायर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट ना, जैसे हम हैं, हायर प्लांट्स हो गए, ये सभी कैसे होते हैं, ये मॉर्टल होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं नोट नंबर 2, बैक्टीरिया आर इमॉर्टल। ये स्टेटमेंट आएगा, बोला जाएगा एक्सप्लेन करो कि ये सही है या गलत है। सही है तो कैसे, तो क्या बोलेंगे आप, आपको ये बोलना है कि भाई ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर ये एक बैक्टीरियम है। सिंगुलर हो गया बैक्टीरियम, प्लूरल बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर आपको पता है ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियोइड हो गए, इसके ऊपर मेजोसोम से जुड़ा हुआ है, ऐसे क्लियर है। अब क्या होगा कि जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो आपने देखा किस तरीके से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये एक से क्या हो जाएगा, 2 भागों में बट जाएगा, आइडेंटिकल कॉपी बन जाएगी। अभी आपने देखा ये 2 आइडेंटिकल कॉपी बन के तैयार। अब आप बताओ इसमें क्या है, वी हैव 2 आइडेंटिकल कॉपी, राइट ना। ये 2 आइडेंटिकल कॉपी बन गए किसकी, बैक्टीरिया की। अब आप बताओ बैक्टीरिया में कुछ चीज रहा ही नहीं, रहेगा तब तो उसकी एजिंग होगी। अब आप इसको ऐसे समझो, एक प्लांट आप लेते हो, मान लो एक प्लांट आप लेते हो, इस प्लांट में क्या होता है, लीफ निकलती है,
लीफ में क्या होता है, फ्लावर बाद में आते हैं, फ्लावर से फर्टिलाइजेशन होती है, फ्रूट्स बनता है और फिर फ्रूट्स फल बन जाएगा, फ्रूट जो है फल बना, और यही जो फ्रूट आपका फल बन चुका है, फ्रूट जो है बना है फ्रूट, ये फ्रूट क्या होगा, जैसे ही डेड होगा ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये फ्रूट तो बन के बाहर निकल गया, आपने खा लिया। 1 साल तो इस पौधे ने पूरा किया अपना, तो ये 1 साल पुराना बचा हुआ शरीर है, तो पुराना बचा हुआ शरीर है, छूट गया, तो ये छूट रहा है, जितना जैसे छूटता जा रहा है वैसे वैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है, इसकी एजिंग हो रही है, और जिसकी एजिंग होएगी वो एक ना एक दिन डेड होगा। लेकिन यहाँ क्या छोड़ा, नथिंग, ये एक बैक्टीरिया है, इसने अपना न्यूक्लियोटाइड को डिवाइड कर लिया, अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके बिल्कुल आधा इधर आधा इधर, बचा क्या, नथिंग। तो बैक्टीरिया लेफ्ट नथिंग, तो लेफ्ट नथिंग तो क्या होगा, नो एजिंग, इसका मतलब इसके अंदर कोई एजिंग नहीं होगी, और जब एजिंग नहीं होगी तो क्या होगा, नॉट नेचुरल डेथ, इसका अपना कोई नेचुरल डेथ नहीं होगा, और जब नेचुरल डेथ नहीं है इसका मतलब ये कैसा है, ये इमॉर्टल है, ये कैसा है, इमॉर्टल है। बस इतनी बात आपको लिखनी है एग्जाम में कि बैक्टीरिया कैन डिवाइड into 2 further identical copy of bacteria, right, under the favorable condition, that is the binary fission, and during this process bacteria left nothing, कुछ भी नहीं छोड़ता, right ना, left nothing to die, वो मरने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता, दैट्स वाई इसके अंदर एजिंग नहीं है, और एजिंग नहीं है इसका मतलब इसका नेचुरल डेथ नहीं है, और जब नेचुरल डेथ नहीं है तो कैसा है, ये इमॉर्टल है। और ये इमॉर्टल केवल अकेले बैक्टीरिया ही नहीं है, वो सभी सेल हैं जो कैसे हैं, ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी कैसे हैं, इमॉर्टल हैं। जैसे कौन कौन आएगा इसमें, 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप आएगा। इस तरह हमने देखा कि किस तरीके से बैक्टीरिया इमॉर्टल होता है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया कुछ भी लेफ्ट नहीं करता, और जब एक बैक्टीरियम 2 बैक्टीरिया बनाता है उसी में उसके सारे पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। सो बैक्टीरिया लेफ्ट नथिंग फॉर death, rather transfer its whole part into the next generation, that is the daughter cells. So bacteria are immortal, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये केवल बैक्टीरिया के लिए ही नहीं है, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, यस, ये जो मैंने बताया बैक्टीरिया इमॉर्टल है, इमॉर्टल, दिस इज नॉट फॉर ओनली बैक्टीरिया, rather for all single celled organisms, that is unicellular organisms, in short we write SCO। अब ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की जो बात हो रही है, इसमें एक तो आपने देख लिया बैक्टीरिया आ गया, इसके अलावा इसमें और कौन कौन आ सकते हैं, राइट, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एंड ऑल दीज सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो इमॉर्टल लाइक वी सॉ इन बैक्टीरिया। तो अब आइए समझे, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आप क्या क्या लोगे, तो एक तो मोनरा आ जाएगा और दूसरा आएगा प्रोटिस्टा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन इसमें ऐसे हैं जो मॉर्टल हो सकते हैं और मॉर्टल नहीं हो सकते। तो 2 मॉर्टल हो नहीं सकता, कौन, मोनरा और प्रोटिस्टा, बिकॉज ये इमॉर्टल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अंतर यही है जो पहले भी मैंने बताया था, ये प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर है जबकि ये यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर है, राइट।
So this is all about the second point कि bacteria is immortal, right? Now let's discuss about the third point, that is division of cells, right ना? बैक्टीरिया कैसे सेल डिवीजन करता है ये तो हमने पढ़ लिया था कि वो अमाइटोसिस करता है, तो ये सेल कैसे डिवाइड करता है। तो आइए अब देखें नेक्स्ट नोट नंबर 3, सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया। तो ये तो मैंने डिटेल पढ़ लिया था, यहां मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे उसको बनाएंगे। ये हमने पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया का जो मैक्सिमम सेल डिवीजन होएगा उसमें जो मैकेनिज्म है वो है अमाइटोसिस। अमाइटोसिस का मतलब मैंने बताया था साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस अकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होते हैं, बट जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल माइटोसिस के ही जैसा है। मतलब ये यहां भी एक सेल ने दो डॉटर सेल फाइनली बना दिया, किसकी तरह? माइटोसिस की तरह। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। यदि ये हैप्लॉइड बॉडी है तो ये दोनों भी हैप्लॉइड बॉडी ही बनेगी। बैक्टीरिया हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स भी हैप्लॉइड होंगे। अब आइए नंबर की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यदि आपने बैक्टीरिया में आप देखोगे, ऐसा मानते हैं कि अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मैंने बताया था जो जो उसको न्यूट्रिशन के बेसिस पे चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे चाहिए, आप दोगे तो फेवरेबल कंडीशन में लगभग 20 मिनट्स में बैक्टीरिया डिवाइड्स वंस, एक बार डिवीजन करता है। तो ये बात आपको यार समझनी होगी क्या कि फर्स्ट बैक्टीरिया डिवाइड्स ऑन 20 मिनट्स। ये 20 मिनट्स कब? जब उसको क्या मिलेगा? अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन, राइट? न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं हो, टेम्परेचर सही है, सारे फेवरेबल क्लाइमेटिक फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर सभी फेवर में हो, तब ये काम होगा। तो अब इसको आप ऐसे समझे कि एक, यदि हमने मान लो बैक्टीरिया लिया है तो ये एक से कितना बनाएगा? ये बनाएगा 2, और मैंने कहा ये 2 बनेंगे कितने मिनट्स में? 20 मिनट्स में। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि फिर सेकेंड टाइम क्या होगा? ये जो 2 बैक्टीरिया है वो कितना बना देगा? डबल हो जाएगा, और ये 4 बना देगा। ये कितने समय लगेंगे? नेक्स्ट 20 मिनट्स, दैट इज 40 मिनट्स। थर्ड स्टेप लिखते हैं कि भाई यही हमारा जो 4 बैक्टीरिया है ये कितना बनाएगा? ये देखिए ये 4 8 बना देगा, और ये जो 8 बनेगी वो कितने में? रेस्ट, दैट इज 60 मिनट्स, एंड दैट 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। तो इससे ये एक कंक्लूजन निकला कि टोटल यदि हम 1 घंटे की बात करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो बैक्टीरियम है वो कितने हो गए? 8। क्लियर? और ये देखिए एक बैक्टीरिया से 2 बना, 2 से 4 बना, और 4 से ये 8 बना, राइट? सो ये 8 जो हो रहा है वो कितने में? यस, दिस इज द 1 आवर, राइट? अब यदि आप घंटे के हिसाब से निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो आप इसको ले सकते हैं, आप नंबर बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। इन जनरल तो आप कैसे निकालेंगे कि नंबर, और अच्छा एक चीज और ध्यान दें, यहाँ पे बैक्टीरिया की जनरेशन बढ़ रही है, आप ऐसे समझिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 1 से कितना हुआ? 2, फिर इसने कितना बनाए? 2, फिर इसने कितना बनाए? 2। सो दिस इज योर फर्स्ट जनरेशन, माइंड वेल, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। क्लियर ना? ये फर्स्ट जनरेशन है। एक जनरेशन के बाद एक बैक्टीरियम 2 बैक्टीरिया बना लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हुआ? ये इसका सेकेंड जनरेशन है। तो एक जनरेशन के बाद एक बैक्टीरियम 2 बैक्टीरिया बना लिया, 2 जनरेशन के बाद 2 बैक्टीरियम 4 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं,
एंड लाइकवाइज फिर ये 4 के बाद जो तीसरा जनरेशन आप लेंगे वो कितना बनेगा, 8 बनेगा। फिर आगे बढ़े, यदि हमने 4th जनरेशन लिया हुआ है तो ये कितना बनाएंगे, ये 16 बनाएंगे। चलो एक और ले लेते हैं, यदि हमने 5th जनरेशन की बात करी है तो ये कितना बनाएगा, 32 बनाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि 5 जनरेशन तक हम चले गए। फिर से देखिए आप, पहला जनरेशन में 1 बैक्टीरियम से 2, दूसरे जनरेशन में 2 से 4, तीसरे जनरेशन में 4 से 8, चौथे जनरेशन में 8 से 16 और 5वें जनरेशन में 8 से 16 से 32। राइट? क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये बताओ 5 जनरेशन के बाद कितनी बैक्टीरिया बन सकती है। यस, 32 मैक्सिमम नंबर। तो यदि हम इस तरह से फॉर्मूला निकालना चाहें इस तरह से, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया यदि आप निकालें तो बोल सकते हैं 2 पर दी पावर n। राइट? ये फॉर्मूला बन गया 2 पर दी पावर n, जहां पर ये जो n लिया है आपने, ये इसकी क्या है, ये जो आपने n लिया है, दिस वेरी n वेयर n is equal to number of generation, राइट? तो इससे है नंबर ऑफ जनरेशन हमें पता चलता है। अब आइए इसको एक कितने तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आइए हम इसकी बात करते हैं, देन यू विल फिनिश इट। समझिए इसमें, तो ये भाई हमें मिल गया नंबर ऑफ जनरेशन। राइट? अब आइए समझते हैं, अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। चलिए प्रॉब्लम्स से शुरू करते हैं। ये एक तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। आपको लगेगा कि सर ने फिजिक्स शुरू कर दिया, यहाँ भी न्यूमेरिकल, तो ये बड़ा आसान है। बचपन में आप 4th 5th तक का जो मैथ करते थे उसका न्यूमेरिकल है, तो आप इंजॉय करोगे, बहुत आसान है। अब समझो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट ना? क्या क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी बैक्टीरिया will form after, right, 7 generation क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ 7 जनरेशन के बाद कितना आएगा। राइट? तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। हमने 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3, 4, 5 तक तो निकाले थे। 5 में हमें 632 आया था। आगे बढ़ते हैं, यदि मैंने इसी को आगे बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 64। इसी को आगे बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, इसको डबल कर दीजिए, 4 2 8, 128। राइट? इसी को आगे बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 254। राइट? यहां आ गए हम लोग। आइए अब थोड़ा सा जनरेशन काउंट कर ले। ये हमने कितना लिया था, 5, ये हो गया 6 जनरेशन, ये हो गया 7 जनरेशन, ये हो गया 8th जनरेशन। क्लियर? तो हमने यहाँ 8th तक ले लिया। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 6 जनरेशन होते ही 64 बनेगा, 7th जनरेशन होते ही ये 128 बनेगा, जो क्वेश्चन का पार्ट था। यही तो क्वेश्चन था कि भाई यदि 7 जनरेशन हो गया है तो बताओ बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी। तो ये कितनी होगी, व्हाट शुड बी इट्स आंसर। ये आंसर आपको मिल गया कि भाई 7 जनरेशन के बाद 128 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? वही मैंने बताया, यदि 8 क्वेश्चन पूछता कि बताओ 8 के बाद कितना होगा तो कितना बोलते, यस 128 से ये 254 बना देगा। राइट? तो इस तरीके से ये 256 बन जाएगा। राइट ना? जस्ट डबल कर देंगे उसको, तो इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ गया। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। चलिए अब इसमें बिना टाइम लिए आपको इसके आंसर बताने हैं। रेडी? यस, कम।
सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, बताएं आप, हाउ मेनी बैक्टीरिया will form after 4 generation? बहुत आसान क्वेश्चन। 4 जनरेशन के बाद कितना होगा बैक्टीरिया? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। देखो, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ जनरेशन के लिए बैक्टीरिया के अंदर क्या बताया था, 2 पर दी पावर n। अब आप देखिए कितना जनरेशन की बात करी गई है, 4, तो 2 पर दी पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 हो गए। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सो वी हैव 16 बैक्टीरिया। और आप ऐसे ही मिला लो, एक जनरेशन के बाद 2, दूसरे के बाद 4, तीसरे के बाद 8, चौथे के बाद 16, 16। देखो आ गया ना। फॉर्मूला पे भी हमने डाल दिया इसको, फॉर्मूला पे भी आपने डाल के चेक कर लिया, ये फॉर्मूला से भी वही आएगा, और यदि मैंने इंडिविजुअल निकाला तो भी यही आएगा। बात समझ आ गई आपको? क्लियर? तो अब आपको जब जनरेशन दिया जाएगा तो आप आराम से नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकाल सकते हैं कि कितने जनरेशन के बाद कितनी बैक्टीरिया की फॉर्मेशन हो सकती है। क्लियर? अब क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकते हैं। कैसे आएगा क्वेश्चन, वो देखिए। रिवर्स क्वेश्चन ये आ सकता है आपसे, सी थर्ड क्वेश्चन, how many क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हैं, find out the number of generation to form 100 bacteria, 100 bacteria, yes, नॉर्मल कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब आपको बताना है नंबर ऑफ जनरेशन बताना। उल्टा, मैंने पहले जनरेशन पूछा था, नंबर निकाल रहे थे, अब उल्टा है, नंबर दिया है, 100 बैक्टीरिया हैं, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जनरेशन। उल्टी बात हो रही है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए ये आसान है, उसी से आप बना सकते हैं। सी द सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, यदि एक जनरेशन डिसाइड करा उसने तो कितना बनाया है, 1 से 2, दूसरे जनरेशन में क्या बनाया, 2 से 4, तीसरे में क्या बनाया इसने, 4 to 8, चौथे में क्या बनाया इसने, 8 to 16, पांचवें में क्या बनाया इसने, अभी आपने देखा 16 to 32। आइए 6 जनरेशन में क्या बनाया इसने, 32 से 64, और 7 जनरेशन में क्या बनाया इसने, 64 से 124। यहीं पे आंसर आ गया आपका। मैक्सिमम क्वेश्चन कितने बन गए यहाँ पे, 124, मिनिमम कितना है, 64, तो 64 तक तो यहाँ हो गया। तो 64 या 65 से जब आगे का क्वेश्चन जाएगा तो इसी के बीच में तो 100 आएगा। तो इसका मतलब 100 कब बनेगा, जब वो कितने बार जनरेशन डिवाइड करेगा, 7 जनरेशन डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि बाय दिस होल कैलकुलेशन you find the answer of this question. Answer of this question is how much? Yes. अब इसका आंसर हम निकालना चाहें कि कितना आंसर आया इसका, तो ये कितने जनरेशन चाहिए, 7 जनरेशन। तो 7 जनरेशन में ही ये क्या कर सकता है, 100 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर?
चलो आप बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, यदि बैक्टीरिया 50 बनी है तो कितने जनरेशन? 50 बैक्टीरिया बनी है तो कितना जनरेशन हुआ होगा? देखो 50 के लिए क्या लेंगे, 32 तक तो आया नहीं, ये देखो 32 से 64 है, इसका मतलब यहां इसी के बीच में 50 आया, तो 50 के लिए क्या हो जाएगा? 6 जनरेशन। सो इस तरीके से जनरेशन आपको दिया जाएगा और नंबर पूछा जाएगा, या नंबर दे दिया जाएगा, जनरेशन पूछा जाएगा। तो ये तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल समझ में बात आ गई। चलिए, ये तो तब की बात है जब नॉर्मल चल रहा है बैक्टीरिया और 20 मिनट्स में 40 मिनट्स में डिवीजन चल रहा है। अब एक और नया टाइप का क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, आइए अब उसकी डिस्कस करें। आपको पता है एम्स में तो ऐसा रीजन अब खत्म हो गए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ट्रिवियल क्वेश्चन अब आ सकते हैं, राइट? आइए समझते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, आइए अब 4th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन यदि आपने बैक्टीरिया पे बना लिया, 5 क्वेश्चन नहीं है, ये 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो आप आराम से बैक्टीरिया के कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले बना लोगे। क्लियर? सी, सो डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोलता है कि बैक्टीरिया यदि 20 मिनट्स में डिवीजन कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि नहीं हर मिनट डिवीजन कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, इफ अ बैक्टीरियम डिवाइड्स ऑन एवरी 20 minutes, then find out the number of bacteria after 120 minutes। ये क्वेश्चन है। अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ने आपको जनरेशन भी नहीं दिया और नंबर भी नहीं दिया, और आपको बताना है कि भाई नंबर बताओ। जनरेशन भी आपको निकालना पड़ेगा और नंबर भी निकालना पड़ेगा, दोनों काम आप ही को करना है। यहाँ पे कैसे करेंगे आइए देखते हैं, बहुत आसान है। सी, क्या है इसका सोल्यूशन? देखिए सबसे पहली टाइम बात है कि ये क्या बोला है, अब 20 के बाद 40 मिनट नहीं वेट करना है, राइट ना? ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप जनरेशन टाइम पहले निकालो। पहले बोल रहे थे हर 20 मिनट्स में डिवाइड कर रहा है, फिर 40 मिनट्स में डिवाइड कर रहा है, यहाँ इन्होंने क्या कहा, एवरी 20 मिनट्स में डिवाइड कर रहा है। तो 20 मिनट्स में 1 से 2, फिर अगला 20 मिनट्स मतलब 40 मिनट्स के बाद 2 से 4, तो क्या होगा सोचो। तो टोटल ये पूछ रहे हैं कि 2 घंटे के बाद। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि आफ्टर 2 आवर्स, तब क्या करते, 2 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करते। तो 2 आवर्स इज 120 मिनट्स। तो जनरेशन टाइम के लिए आप निकालिएगा कितना टाइम गिवन है और एवरी टाइम कितना इसका लिया गया है फॉर डिवीजन। तो ये है 120 मिनट्स और एवरी 20 मिनट्स में डिवाइड कर रहा था ये, तो ये आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये 6 हो गया। तो ये 6 क्या निकला आपका, ये 6 निकला जनरेशन टाइम। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन जब दिए जाएं तो सबसे पहला काम आपका ये है कि भाई आप क्या निकालेंगे, आप इसका जनरेशन टाइम निकालेंगे। ये आपने निकाल लिया जनरेशन टाइम। अब जब जनरेशन टाइम हो गया देन क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। और इसके लिए आपको पता है फॉर्मूला है 2n। तो 2n, ये n क्या आया, यही n है 6, 2 तो ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम करेगा तो 2 × 2, 2 4 5 6 8 हुआ। तो कितना हो जाएगा सोचो क्या हो जाएगा, ये 2 × 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 and 32 जा 64। तो आंसर आया कितना भाई, कितनी बैक्टीरिया होगी, 64 होगी। मजा आ गया, मजा आ गया।
तो अब इसमें क्या दिखा आपने देखा आपको दो चीजें निकालनी पड़ी। एक तो आपको निकालना पड़ा उसका जनरेशन टाइम, और फिर आपको निकालना पड़ा क्या, उसका नंबर। दोनों ही आपको चीजें निकालनी पड़ी। उसके लिए हमें जनरेशन के लिए तो हमें पता था एक फॉर्मूला, लेकिन जनरेशन टाइम जब निकालना होगा तो टोटल टाइम कितना दिया है और एवरी मिनट कितना है, वो से निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, इसका जनरेशन टाइम निकालेंगे। बात समझ आ गई, राइट। चलिए अब इसी पैटर्न पे एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकोगे बैक्टीरिया के बाइनरी फिजन से। लास्ट एक और देखते हैं, वो क्या है, सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वन कि इफ a container has 1 into 10 per the power 20 million bacteria and the bacteria divides on every 30 minutes. Find out the number of bacteria found in the vessel, found in the container after 150 minutes. 150 minutes. फाइन। तो आपको ये पता करना है, क्वेश्चन को फिर मैं समझाऊं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई आपके पास एक कंटेनर है, मान लो ये एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में पहले से बैक्टीरिया का नंबर दिया गया है, कितना, ये बैक्टीरिया की संख्या है 1 into 10 per the power 1 into 10 per the power 20 million। क्लियर? बोल रहे हैं एवरी मिनट्स नहीं, एवरी 30 मिनट्स पे वो डिवाइड कर रहा है, राइट। और पूछा जा रहा है कितने देर के बाद, 150 मिनट्स के बाद आपको बताना है कि कितनी बैक्टीरिया बनेगी। तो यहां भी आपको पहला स्टेप में क्या काम करना पड़ेगा, जनरेशन टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे जनरेशन टाइम, क्या दिया हुआ है, टोटल आपको यहां पर दिया हुआ है 150, है ना। ये कितना दिया हुआ है 150, और एवरी 30 मिनट्स में। तो यदि आप डिवाइड करोगे 35 या 150, तो यहां पर 6 के बदले केवल क्या आ जाएगा 5। वही काम किया, सेम टाइप का क्वेश्चन था। जनरेशन टाइम निकाला, टोटल टाइम 150, इनिशियल टाइम एवरी 30 मिनट्स पे 30, जनरेशन कितने निकल गए उसके 5। तो ये हमने 5 निकाली है। तो अब 2 पर दी पावर क्या हो जाएगा, ये 2 पर दी पावर 5 हो जाएगा। एक कम हो जाएंगे, जैसे एक कम होगा ये कितना हो जाएगा टोटल हमारा, ये टोटल हो जाएगा 32, राइट। 2 2 जा 4, 8 16 32, ये 32 आ गया। लेकिन कंटेनर की बात पूछी गई है, कंटेनर में कितना था। अब ध्यान दो, ये जो हमने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में ये एक हमने लिया था, और यही एक कितना बन गया 32। तो अब हो जाएगा 32 इंटू 10 पर दी पावर 20 मिलियन। यही इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर, ये जो कंटेनर लिया है इसके अंदर इतनी बैक्टीरिया होगी। सो व्हाट इज द आंसर नाउ, सो आंसर वी हैव इज 32 मिलियन। क्लियर, बन जाएंगे क्वेश्चन। चलो, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सी,
नाउ नेक्स्ट इज द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन ये क्या है? ये बोलता है कि यदि एवरी मिनट बैक्टीरिया डिवीजन कर रहा है, राइट? क्वेश्चन ये है कि इफ a bacterium divides on every minute, right? Every minute, and it fills 1/2 मतलब half of a cup in 59 minutes, then at which time the cup will be completely filled? Completely filled, राइट? आइए फिर से मैं क्वेश्चन समझाऊं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने कहा कि अब यहाँ पे बैक्टीरिया की डिवीजन 20 और 30 मिनट्स में नहीं हो रही है। ये बैक्टीरिया हर मिनट्स में डिवीजन कर रहा है, डिवाइड्स ऑन एवरी मिनट्स। और इसने क्या किया, एक प्याले को, कप को फिल किया है, आधा 50% वो कप फिल्ड हो गया। कब? कितने समय में? उसको फिल्ड होने में लगा 59 मिनट्स। तो आपको ये बताना था है कि भाई पूरा कप जब यदि भरना चाहे हम, तो बताओ कितना टाइम लगेगा कि वो कप जो है वो बैक्टीरिया से पूरा फिल्ड हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, राइट? अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे हैंडल करेंगे? आइए इसका एक बेसिक पहले कॉन्सेप्ट आप लीजिए, फिर इस तरह की कोई भी क्वेश्चन होगा आराम से आप बना लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पहले मैं आपको बताऊं, इसका आप कॉन्सेप्ट लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो पता है कि भाई बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4 बनाएगा और माइटोसिस करता है। अब आप ऐसे समझो कि ये एक बैक्टीरिया था, इसने 1 से कितना बना लिया? 2 ने कितना बना लिए? राइट, 2 ने बना लिए 4, 1 2 3 4। 4 ने कितने बना लिए? मान लो 8 ने कितने बना लिए? से 16। चलो रुक जाते हैं। अब आप समझो कि भाई ये एक्स बैक्टीरिया चल रहा है, हर मिनट डिवाइड हो रहा है, हर मिनट, एवरी मिनट। सपोज करो मैंने बोला ये 1 मिनट में बैक्टीरिया 2 हो गया, दूसरे मिनट में ये 4 हो गया, तीसरे मिनट में 8 हो गए, और चौथे मिनट में जैसे ही इसको 4 मिनट मिला, ये क्या हो गया? 16 हो गया। वेरी सिंपल, बहुत आसान। क्या बोला फिर से सुनिए, एक बैक्टीरिया 2 हुआ, कब? 1 मिनट के बाद। हर समय डबल हो रहा है वो, तो दूसरे मिनट में 4 हो जाएगा। देखो आप 4 हो गए टोटल, ये 2 था, 2 से 4, और तीसरे मिनट में यस 8 हो गया, चौथे मिनट में 16 हो गया। क्लियर? अब मान लो, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप कौन सा समझ लो। मान लो मैं ये बोलूं कि भाई मान लो कि 4 बैक्टीरिया से, सपोज करो 4 बैक्टीरिया से मान लो हमने एक कप लिया, और इसके अंदर यदि 4 बैक्टीरिया आता है, मान लो 4 बैक्टीरिया आता है, तो इसके कारण ये 1/4 फिल्ड होता है, 1/4 भर जाता है। मान लो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक एग्जाम्पल लिया कि जैसे ही 4 बैक्टीरिया एक कप में आया, तो उसके कारण बैक्टीरिया क्या हो गया? 1/4 फिल्ड हो गया। 1/4 मतलब पूरे का चौथा हिस्सा, मतलब कितना परसेंट हो गया? ये हो गया 25%। बात सुना गई ना? तो 25% बैक्टीरिया क्या हो गया है?
भर दिया है उसने कप को। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बैक्टीरिया, वही क्वेश्चन लिखूं कि अब बैक्टीरियम डिवाइड्स ऑन एवरी मिनट। नाउ इफ इट फिल्स 1/4, यहां मैंने 1/2 लिया है, बाद में बात करते हैं। 1/4 को फिल करने में उसने समय कितना लिया? मान लो हमने लिया कितना, 2 मिनट के बाद ये कितना बन गया? 4। 4 से क्या हो गया? मान लो मैंने बताया 1/4 फिल्ड हो गया, मतलब 25% फिल्ड हो गई। तो अब क्वेश्चन पूछे कि बताओ ये तो सीन हो गया, अब बताओ इस कप को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? अब आप सोचिए, हर मिनट डबल होगा। अब आप सोचो, दोनों चीजों को आप सोचिए। आइए मैं समझाता हूं कि 1 मिनट के बाद क्या सीन होगी और 1 मिनट के पहले क्या सीन होगी। सोचो, यदि वो 1 मिनट पहले आ जाए, मतलब अभी वो किस पे है? अभी वो 2 मिनट पे है। 2 मिनट में कितना बना? 4 बना। 4 होते ही कितना % फिल हो गया? 25%, राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं, और 1 मिनट पहले आते हैं। तो जब 1 मिनट पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 ही तो रहेगा, तो इसका आधा भरेगा। इसका मतलब इसका 1/4 का आधा कर दो, तो 1/4 इंटू 1/2, मतलब ये टोटल कितना हिस्सा भरेगा? 1/8, 1/8 फील्ड होगा। इसका मतलब ये 12.5% ही भरे रहेंगे, और आधा हो गया। बात समझ में आई क्या? 25 का आधा कितना? 12.5, 12.5। तो क्वेश्चन ये भी रहे कि यदि 2 मिनट में यदि वो 1/4 फिल कर रहा था, तो क्वेश्चन आ सकता है बताओ वो 1/8 कब फिल करेगा? तो भाई और पहले आ जाओ, 1 मिनट में फिल करेगा। अब क्वेश्चन पूछे नहीं, ये मुझे बताओ 1/4 इसने भरा है 2 मिनट के बाद, तो इसके बाद क्या होगा? अब ये 25% बढ़ गया, जैसे ही आगे बढ़ेगा 4 से 8, बैक्टीरिया तो हमेशा डबल हो जाता है, तो 4 से 8 होते ही 25 से कितना हो जाएगा? 50। इसका मतलब तीसरे मिनट में आप जाके देखेंगे तो बैक्टीरिया कितना % फिल्ड हो जाएगा? 50%। इसके बाद यदि मैं बोलूं एक और जनरेशन ले लो, मतलब ध्यान दीजिए, मैंने बोला 1 मिनट में 12.5, दूसरे मिनट में 25, तीसरे मिनट में 50, तो चौथे मिनट में क्या हो जाएगा? जस्ट डबल, मतलब ये जो पूरा कप है हमारा, ये कप पूरा भर जाएगा। उसमें से नंबर उसकी 16 बैक्टीरिया की होगी, 16 बैक्टीरिया में ही मान लो कि पूरा कप भर जाएगा, 100% फिल्ड हो गया। समय कितना लगा? 4 मिनट। समझ में आया या नहीं आया? बात समझ में आ गई आपको? आइए मैं फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं, राइट ना? फिर से समझिए। अब मैं अपोजिट रिवर्स समझाता हूं। मैंने कहा 4 मिनट में एक बैक्टीरिया पूरा कप को फिल कर दिया 100%, और हर मिनट में डिवाइड कर रहा है, और आपको बैक्टीरिया पर पता है कि बैक्टीरिया जस्ट डबल हो जाता है। तो सोचो मुझे 1 कप भरने में 4 मिनट लगता है, तो 2 कप भरने में, एक बार और आगे बढ़ जाओ, राइट। तो 4 मिनट के बाद 16 में यदि वो 100% हो गया, तो 32 में कितना हो जाएगा? 200%, 2 कप भर जाएंगे। तो टाइम कितना लगेगा? 4 मिनट में 1 कप, तो 5वें मिनट में दूसरा कप। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि 2 कप क्वेश्चन पूछता तो क्या हो जाता? 5 मिनट। मैं बोला नहीं, हर मिनट कर रहा है, 4 मिनट में भर गया, बताओ आधा कप होगा? 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, तीसरे मिनट में आधा होगा। मैं बोलूंगा नहीं, 1/4 कब होगा? 1/4 कब होगा? दूसरे मिनट में, राइट। तो इसी तरह से आपको समझना है कि हर बाद में लेंगे तो जस्ट डबल, पहले लेंगे तो जस्ट 1/2 आधा कम हो जाएगा। बात समझ आ गया आपको? इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी पैटर्न पे बना लेना है। अब आइए मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, क्या दिया हुआ है तो वही चीज, बट इसके रिस्पेक्ट में सोचता हूं। इसने ये कहा था कि भाई हमारे पास एक कप है और 59 मिनट्स जब लगती है तो ये 1/2 फिल्ड होता है, 50% भर जाता है। तो कहा क्या, यदि इस कप को हमें 100% भरना है, यहाँ कितना भरा था हमने? यहाँ भरा था हमने 50%। तो यदि इस कप को हमें 100% बैक्टीरिया से फिल करना है तो बताओ कितना टाइम लगेगा?
तो आपको पता है यदि ये 59 में आधा है तो इसके बाद 60 मिनट होगा, और जैसे ही 60 मिनट होगा ये जस्ट डबल हो जाएगा। तो डबल मतलब ये 50% है, 50% का डबल कितना होता है 100%। बस सुना गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी 60 मिनट्स। यस, तो आपका आंसर हो गया 60 मिनट्स। बात सुना गई। वही मैं क्वेश्चन पूछता कि ये बताओ कि ये 1/4 कब होगा 1/4, तो पहले आ जाओ, इसके पहले चले जाएंगे तो इसमें 1/4 हो जाएगा। इसका आधा कितना 25%। टाइम कितना लगेगा, इससे पहले कितना 58 मिनट्स, 58 मिनट्स, राइट। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं आप बना सकते हो। फाइन। सो इन दिस वे वी स्टडीड asexual type of mode of reproduction in bacteria, और उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, राइट। ये एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने, एक बैक्टीरियम से दो बैक्टीरिया, सेल डिवीजन माइटोसिस होगा अमाइटोसिस की तरह। अमाइटोसिस में दोनों एक साथ डिवीजन होते हैं। फिर हमने देखा इसके जो बैक्टीरिया पे रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव था, बाई डायरेक्शनल था, इसका थीटा मरा, इसको थीटा मॉडल हम बोलते हैं। देने वाले वैज्ञानिक कैंस से कैंस मॉडल बोला। क्लियर। फिर हमने पढ़ा किस तरीके से ये इमॉर्टल है क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। फिर हमने पढ़ा कि भाई किस तरीके से ये क्या करेगा, ये डिवीजन करेगा। तो न्यूमेरिकल कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप यहां से बना सकते हो। ओके, चलो अब आगे